हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम लोग वाइटामिन्स कर रहे थे, जिसमें हमने जो हमारे कोर्स में फैट सॉल्युबल वाइटामिन है, वाइटामिन ए और डी हमने लास्ट क्लास में किए थे। आज हम करेंगे वाइटामिन बी, जिसमें हम लोग करेंगे वाइटामिन B1 और B2 जो कि आपके कोर्स में है, और वाइटामिन सी। ठीक है, और वाटर सॉल्युबल वाइटामिन या जल में घुलनशील विटामिन की श्रेणी में वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये दो आते हैं। जो कि जल में घुलनशील का क्या मतलब है कि इनके अवशोषण के लिए जो है जल की आवश्यकता होती है। जल में घुलकर ही हमारे शरीर में अवशोषित होते हैं। ठीक है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हम स्टार्ट करेंगे, या विटामिन बी हम स्टार्ट करेंगे। इसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे बी विटामिन्स हैं, तो इनको सबको क्लब करके या कंबाइंड फॉर्म में हम बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से विटामिन्स आते हैं, ये हम थोड़ा सा नाम डिस्कस कर लेते हैं। ये है B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, और B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पेरिडॉक्सिन, B7 बायोटिन, कोलिन, इनोसिटॉल, B9 फोलेट और B12 कोबालामिन। ये सिर्फ जानकारी के लिए आपको बताया गया है, आपको इतना डिटेल में नहीं जाना। आपको केवल दो नाम याद रखने हैं, वो है B1 दैट इज थायमिन, और B2 जो कि राइबोफ्लेविन कहलाता है। तो आज हम अपनी क्लास में करेंगे थायमिन या B1। B1 जो है वो बेसिकली वाटर सॉल्युबल है, और बी कॉम्प्लेक्स का पहला वो है, और इसको एंटी बेरीबेरी फैक्टर भी बोलते हैं। एंटी बेरीबेरी, बेरीबेरी क्या है बेसिकली? ये एक डिजीज का नाम है जो कि हम अभी करेंगे, जो कि विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से हो जाता है। तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी सिर्फ इतना जानना काफ़ी है कि ये इसको एंटी बेरीबेरी फैक्टर भी कहा जाता है B1 को, और इससे इसका दूसरा नाम है थायमिन। ठीक है, तो अब हम इसके फंक्शंस देखते हैं कि थायमिन के फंक्शंस जो हैं वो क्या क्या है। सबसे पहला है कि इसको जो है ये थायमिन पायरोफॉस्फेट जो है इसका एक कोफैक्टर होता है, जो कि मेटाबॉलिज्म में ये जो है हेल्प करता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की जो मेटाबॉलिज्म होती है, जो चयापचय होती है, उसके अंदर थायमिन जो है वो हेल्प करता है। इसके अलावा हम अगर कहें तो टीपीपी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म में थायमिन का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। या प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का जब चयापचय होता है, तो उसके अंदर जो टीपीपी की फॉर्म में थायमिन होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा हमारे शरीर में WBC होते हैं, या श्वेत रक्ताणु होते हैं, है ना। हमारी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं ब्लड के अंदर, और प्लेटलेट्स होते हैं। तो जो WBC होते हैं, या वाइट ब्लड कार्पसल्स होते हैं, या श्वेत रक्ताणु होते हैं, इनका बेसिक फंक्शन होता है शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना, या शरीर की रोगाणुओं से रक्षा करना। WBC जो है वो जितने भी रोगाणु जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, इनका भक्षण करते हैं, और उनको समाप्त करके हमें रोगों से बचाए रखते हैं। WBC को, जैसे कि हम जानते हैं कि इनको हम जो है हमारे शरीर के सैनिक जो है वो भी कहते हैं। ठीक है, तो WBC जो है, इसकी जो रोगाणु भक्षण की जो क्षमता होती है, उसको भी जो थायमिन है वो इंक्रीज करता है। या थायमिन की मदद से जो श्वेत रक्ताणु की जो रोगाणु भक्षण क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो श्वेत रक्ताणु है, या जो आपके WBC हैं, उनको एक प्रकार से स्ट्रेंथ प्रदान करता है। तो इनडायरेक्टली हम बात करें तो थायमिन जो है आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बनाए रखता है। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे कि मेटाबॉलिज्म में हम बहुत डिटेल में बायोकेमिस्ट्री में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हमारा सब्जेक्ट से आउट हो जाएगा। लेकिन थोड़ी सी बेसिक आपको इसके फंक्शन बताने के लिए जो है आपको ये बस इतना आप याद रखिएगा कि पायरुविक एसिड को मेटाबॉलिज्म जब हो रहा होता है, तो पायरुविक एसिड को थायमिन जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट
कर देता है। क्या करता है? पायरुविक एसिड को थायमिन जो है, थायमिन की प्रेजेंस में पायरुविक एसिड जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड जो होता है वो भी थायमिन की प्रेजेंस में सक्सीनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, आपको अगर ये नहीं भी याद रहता है, क्योंकि ये बायोकेमिस्ट्री है, हमारे सब्जेक्ट से बाहर की बात है, तो हम केवल इतना याद रखें सिंपल फॉर्म में कि थायमिन जो है हमारे शरीर में जो चयापचय की क्रियाएं होती हैं उनमें हमारी मदद करता है। ठीक है। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है थायमिन का, वो है नर्वस सिस्टम की हेल्थ को बनाए रखना या नर्वस सिस्टम को प्रॉपरली फंक्शन में मदद करना। ठीक है। तो नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि थायमिन फॉस्फेट के रूप में जो है उपस्थित रहता है। नर्वस सिस्टम में थायमिन फॉस्फेट की फॉर्म में उपस्थित रहता है या पाया जाता है। और जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनकी भी संवेदना को या उनकी संवेदना को प्रेषक तक पहुंचाने में मदद करता है। देखिए, न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, जो कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है बेसिकली उसका कार्य क्या होता है? संवेदनाओं को पहुंचाना, या तो जो स्टिमुलाई है उससे ब्रेन को और ब्रेन से वापस उस पर्टिकुलर अंग तक ऑर्डर को पहुंचाना। ठीक है। संवेदनाओं को शरीर में इधर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। अगर हम साधारण भाषा में इसकी बात करें तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? ट्रांसमीटर माने जो कि ट्रांसमिट करते हैं, जो कि पहुंचाते हैं संवेदनाओं को। ठीक है। तो इनको पहुंचाने में, इनके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भी जो थायमिन है वो हमारी मदद करता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें इसके स्रोत कौन कौन से हैं थायमिन के, तो इसके स्रोत हैं बेसिकली आपके, अगर हम वेजिटेरियन उसमें देखें तो खमीर, दाल, हरी सब्जियां, फल, सूखे मेवे, मटर, मेवे। ठीक है। तेलीय बीज या जो भी आपके ऑयल सीड्स होते हैं, जैसे कि मूंगफली हो गई, तिल हो गया, ये सब, मस्टर्ड हो गया। ठीक है। तेलीय बीज, मांस, मछली, यकृत, नॉन वेजिटेरियन फूड के अंदर इसके रिच सोर्स होते हैं। जो दूध और दूध से बने पदार्थ होते हैं बेसिकली उनके अंदर जो है थायमिन जो है वो कम मात्रा में पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। ठीक है। एक बार फिर से देख लें कि जो खमीर है, खमीर किस में मिलता है आपको? जो आप फर्मेंट करते हैं चीज़ें उसके अंदर होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल घर के अंदर आप जो है खमीर करके खमन, इडली, ये सब चीज़ें बनाते हैं तो इसके अंदर बी विटामिन या थायमिन जो है वो रिच हो जाता है। बी विटामिन फर्मेंटेशन से या किण्वन की क्रिया से बढ़ जाता है। ठीक है। हरी सब्जियां, दाल, सूखे मेवे, इन सब में भरपूर मात्रा में प्राप्त होता है। इसके अलावा जो आप ब्रेड खाते हैं तो वो भी खमीर से बनती है, तो उसमें भी बी विटामिन प्रचुर मात्रा में, B1 या थायमिन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। अब हम देखेंगे कि थायमिन की कमी से जो है कौन कौन से रोग हो जाते हैं या क्या रोग हो जाता है। तो थायमिन की कमी से, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एंटी बेरी फैक्टर भी इसको बोलते हैं, तो थायमिन की कमी से बेरी नामक रोग जो है वो हो जाता है। इसके अंदर जो सिम्टम्स हैं वो क्या हैं कि चक्कर आना, थकावट, घबराहट होना, पैरों में सूजन आना, ठीक है, इडीमा होना, भूख में कमी, काम में अरुचि, अस्थिरता, नर्वस डिसऑर्डर्स, चिड़चिड़ापन, वजन में कमी आना, श्वास में कठिनाई, ठीक है, निराशा की भावना या गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, ठीक है, ये सब जो है पैरों में जो है वो चींटियां जैसा काटना या हम कहेंगे कि जलन होना, ठीक है, तनाव होना, ये सब जो है विटामिन B1 की डेफिशिएंसी के जो है रीजंस, सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा लक्षणों के आधार पर हमने जो है बेरी को 3 प्रकारों में विभक्त किया है। सबसे पहला है शुष्क बेरी या ड्राई बेरी। ड्राई बेरी बेसिकली एसोसिएटेड होता है आपके तंत्रिका तंत्र से, ठीक है, तो इसके अंदर जो है हमारा जो तंत्रिका तंत्र है वो प्रभावित होता है। हमने बात की ना, न्यूरोट्रांसमीटर्स को प्रभावित करता है। जो इसके फंक्शंस आप पढ़ेंगे उसी को हम उसके, अगर वो कम होगा, वो इस विटामिन या मिनरल कम होगा
तो उसके जो सिम्टम्स आपने उसके फंक्शंस पढ़े हैं वो नहीं हो पाएंगे और वो ही उसके रोग में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र इससे प्रभावित होता है। त्वचा की जो संवेदनशीलता है ना, वो नष्ट हो जाती है, या सूनापन आना त्वचा के अंदर, पैरों में सूनापन आना, ऐंठन होना। ठीक है, मांसपेशियों की संवेदनशीलता नष्ट हो जाना, मांसपेशियों का कमजोर और क्षीण हो जाना, तलवे में जलन होना, धीरे धीरे जो है उठने बैठने में भी जो है वो प्रॉब्लम होने लग जाती है, क्योंकि मसल्स इससे इफेक्टेड होती हैं और इससे जो है हमारे जो नर्व्स हैं वो भी इफेक्टेड होती हैं, वो प्रॉपरली नहीं होती हैं। फिर हृदय का जो आकार है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इडीमा भी होने के चांसेस रहते हैं। तो ये जो सब सिम्टम्स हैं ये ड्राई बेरी बेरी के सिम्टम हैं, ड्राई या शुष्क बेरी बेरी के सिम्टम्स होते हैं। शुष्क बेरी बेरी, इसके अलावा जो दूसरा प्रकार है वो है आपका आर्द्र बेरी बेरी। आर्द्र बेरी बेरी बेसिकली आर्द्र बेरी बेरी या वेट बेरी बेरी इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक एडिशनल सिम्टम होता है जिसमें कि इडीमा हो जाता है, या पानी भर जाना, या पानी भर जाने की वजह से सूजन होना। ये इसका एक जो है अलग पिक्यूलियर जो है इसका सिम्टम होता है, जिसकी वजह से हम इसको आर्द्र बेरी बेरी या वेट बेरी बेरी बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, हृदय रोग होना, बेसिकली एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट बढ़ जाता है, और इसके अंदर जो है इडीमा हो जाती है, या हिंदी में इडीमा को हम बोलते हैं शोथ होना। ठीक है, हृदय की मांसपेशियां जो है वो कमजोर हो जाती हैं और आकार जो है हृदय का बढ़ जाता है, जो नाड़ी दर है वो भी बढ़ जाती है, और शरीर में जो है स्वेलिंग हो जाती है, या शोथ के कारण सूजन हो जाती है, और कई बार जो है हृदय गति रुकने की वजह से मृत्यु भी हो जाती है। तो ये सिम्टम है आपके आर्द्र बेरी बेरी के। ठीक है, शुष्क बेरी बेरी में आपका नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है, आर्द्र बेरी बेरी में आपका जो हार्ट है वो इफेक्ट होता है। इसके अलावा जो तीसरा प्रकार है इसका वो है बाल बेरी बेरी, या चाइल्ड बेरी बेरी, या इन्फेंटाइल बेरी बेरी, या जो कि बच्चों के अंदर पाए जाने वाली बेरी बेरी जिसे बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं जो कि टोटली मदर्स मिल्क पे डिपेंडेंट हैं, अगर उनकी मदर जो है विटामिन बी नहीं ले रही है प्रॉपरली और वो बच्चे को फीड करा रही है, तो बच्चे में भी क्योंकि दूध में नहीं सिक्रीट हो पा रहा, तो उसकी वजह से बच्चे के अंदर भी B1 की डेफिशिएंसी या थायमिन की डेफिशिएंसी जो है वो हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, जी मिचलाना, पेट में दर्द होना, वॉमिटिंग होना या उल्टी होना, सांस लेने में कठिनाई होना, चिड़चिड़ापन होना या आवाज़ का चले जाना, फिर है हाथ पैरों में सूजन होना, बेचैनी, अनिद्रा, आक्षेप या कॉन्वल्यूशंस, क्योंकि मस्कुलर एक्टिविटी जो है वो भी प्रभावित होती है। तो जैसे आप बोलते हैं कि बाएंटा आना एक सामान्य भाषा में, है ना, ऐंठन होना जो है, बच्चा जो है बहुत ज़्यादा वीक और फीबल हो जाता है, पीला पड़ जाता है। ठीक है, और कई बार जो है स्थिति बिगड़ने की वजह से बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये है आपकी विटामिन B1 के कार्य और इसके फंक्शंस जो हैं, इसके फंक्शंस और इसकी कमी से होने वाले रोग। ठीक है, अब हम अगर देखें इसकी रिक्वायरमेंट या इसकी आवश्यकता क्या है, कितनी आवश्यकता होती है, तो हम देखेंगे कि साधारण श्रम करने वाला जो पुरुष है उसको एक दिन में 1.2 मिलीग्राम जो है विटामिन B1 की आवश्यकता होती है। डेली की रिक्वायरमेंट क्या है, 1.2 मिलीग्राम पर डे। फिर जो मध्यम श्रम करने वाला है उसकी है 1.4 मिलीग्राम पर डे। कठिन परिश्रम करने वाला जो है व्यक्ति, उसकी आवश्यकता है, उसका RDA है विटामिन B1 के लिए, वो है 1.6 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, इसके अलावा महिला को अगर हम देखें तो साधारण श्रम जो महिला करती है वो उसके लिए है 0.9 मिलीग्राम, मध्यम के लिए है 0.1 मिलीग्राम, और कठिन परिश्रम वाली के लिए 1.2 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, और गर्भावस्था और धात्री अवस्था में इसकी मात्रा
+0.2 और बढ़ जाती है, ठीक है। और धात्रीय अवस्था में +0.3 जो है इसकी सामान्य से इसकी आवश्यकता बढ़ जाती है। देखिए आप अगर इनको देखेंगे, इस पूरे डेटा को देखेंगे कि हम अगर शुरू से देखें तो साधारण श्रम करने वाला, फिर मध्यम, फिर कठिन, तो पहले थी 1.2, फिर 1.4, 1.6। पुरुष के अंदर देखेंगे तो जैसे जैसे पुरुष की एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, वैसे वैसे विटामिन B1 की भी आवश्यकता बढ़ती है। जो जितनी ज़्यादा जिसको ऊर्जा की आवश्यकता है उसके लिए उतनी ज़्यादा जो है विटामिन B1 की आवश्यकता होती है। तो अब इसको आप रिलेट कर सकते हैं इसके कार्य से, इसके फंक्शन से। हमने पढ़ा अभी कि विटामिन B1 जो है वो भोजन के चयापचय में मदद करता है। भोजन का चयापचय होगा तो ऊर्जा बनेगी, तो जितनी ज़्यादा ऊर्जा बन रही है शरीर में उतना ज़्यादा विटामिन B1 चाहिए उसको मेटाबोलाइज करने के लिए, फूड को मेटाबोलाइज करने के लिए, जिससे ज़्यादा ऊर्जा बन सके। तो विटामिन B1 की आवश्यकता डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है आपकी ऊर्जा की आवश्यकता से। जिसकी ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा होगी तो विटामिन B1 की आवश्यकता भी इसमें ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म में या चयापचय में हमारी मदद करता है। तो ये है हमारा विटामिन B1। नेक्स्ट क्लास में हम विटामिन B2 पढ़ेंगे।